हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। आई होप आप सब बढ़िया हैं। आज हम थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी का। और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और ये किस तरीके से कंट्री को हेल्प करता है। इंडिया ने डिफरेंट कंट्रीज से क्या क्या इंस्पायर करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है और कुछ हिस्ट्री जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, इंडिया में अगर कोई चीज सुप्रीम है, जिसे हम बोलते हैं, मतलब हमें सबको उसके आगे बाउ डाउन करना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। एक बड़ा सा ग्रंथ है, एक बुक लिखी हुई है जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि किस तरीके से हम लोग जो है अपनी गवर्नेंस चला सकते हैं, अपना आप कह सकते हैं पॉलिटिकल सिस्टम चला सकते हैं। क्योंकि जिन जो हमारे फोर फाउंडर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, उनको पता था कि बाद में जाके डिस्क्रिपेंसी होगी, लोग किस तरीके से गवर्न करवाना चाहते हैं अपने आप को, उसमें लड़ाइयां होंगी। तो उन्होंने डिटेल में हर एक प्रोविजन ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बना डाला। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक कंट्री का, वो बताता है कि किस तरीके का बेसिक स्ट्रक्चर होगा उसके पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, जिससे लोगों को गवर्न किया जाएगा। पीपल विल बी गवर्नड अकॉर्डिंग टू अ बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसके अलावा विजन दिया हुआ है, या आप कह सकते हैं वैल्यूज दी हुई है हमारे फाउंडिंग फादर्स की, जिन्होंने इस ग्रंथ को बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है, देखो उनका तो विजन है ही है, लेकिन हम लोगों का जो फेथ है सिस्टम के अंदर, हम लोगों की जो एस्पिरेशन है कि हम अपनी गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं, वो भी इसके अंदर बताई गई है कि भाई लोगों की भलाई के लिए ही काम करना, अपने मेन इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए काम मत करना। तो ये तो हो गया बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है क्या नहीं है। तो ये सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, बस आप ये याद रखना। अब पहला फंक्शन क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? पहला फंक्शन ये है कि वो बेसिक रूल्स ले डाउन करता है, जो इंश्योर करता है कि जो मेंबर्स हैं सोसाइटी के अंदर, उनके अंदर एटलीस्ट मिनिमम कोऑपरेशन तो हो। मतलब ऐसी स्टेट तो ना आ जाए जिसमें लड़ाई हो रही है, लॉलेसनेस हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं बेसिक रूल्स, ताकि इंश्योर किया जा सके मिनिमल लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब वो कोऑर्डिनेशन किसके बीच में होंगी? सोसाइटी के सब लोगों के बीच में वो कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बेसिक्स जो रूल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। दूसरा फंक्शन ये है, ये स्पेसिफाई करता है कि किसके पास पावर है टू मेक डिसीजंस। सोसाइटी के लिए जो डिसीजंस बनाए जाएंगे उसकी पावर किसके पास है भाई? वो कैसे इलेक्ट किया जाएगा, कौन है कौन नहीं है, वो पावर किसके पास रेस्ट करती है? तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि कुछ बेसिक लिमिट्स हैं जो गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है सिटीजन्स के ऊपर। ये नहीं कि अपनी मनमर्जी से कोई भी रूल्स बनाए, कुछ रेगुलेशंस भी बनाए। मतलब कुछ भी लॉ अगर तुम इम्पोज कर रहे हो, उसके कायदे कानून होंगे, उसकी लिमिटेशंस होंगी। बेसिक लिमिटेशंस क्या होनी चाहिए जिसके द्वारा लोगों को गवर्न किया जा सके, या जो गवर्नमेंट इम्पोज कर सके कुछ अपने लोगों के ऊपर, वो भी बताता है कि भाई इससे बाहर जाना तो गलत हो जाएगा, कानून के खिलाफ हो जाएगा। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारी गवर्नमेंट को एनेबल करता है कि वो फुलफिल कर सके इन्हीं लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, और ऐसी सोसाइटी बना सके जिसे हम बोलते हैं जस्ट सोसाइटी, जिसमें सब लोग खुशी खुशी से रह सके। तो चारों के चारों फंक्शंस में एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। बेसिक रूल्स की आपस में कोऑर्डिनेशन रहे लोगों के बीच में। फिर इन लोगों को चलाएगा कौन, वो कैसे चुना जाएगा, वो बताता है कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक लिमिट्स, ये चलाने वाला क्या लोगों के ऊपर इम्पोज कर सकता है लिमिट्स, वो। और इन लोगों की आशाओं को पूरा करने की जो पावर है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को देता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है बेसिक एग्जाम्स में, सीडीएस में, कि हमारा जो स्टेट है, दैट इज कंट्री, या आप कह सकते हैं हमारा नेशन या कंट्री, उसके तीन ऑर्गन्स हैं, तीन बेसिक ऑर्गन्स। जैसे हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही हमारी स्टेट के तीन बेसिक ऑर्गन्स हैं। एक है हमारा लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर से याद रखना, एल से लेजिस्लेचर, एल से लॉ, जो कानून बनाते हैं। दूसरा
एग्जीक्यूटिव, कानून बनाने के बाद आप उनको इम्प्लीमेंट भी तो करोगे, लागू भी तो करोगे उन कानूनों को, ऐसा तो नहीं है बना के रख दिए, वो हो गया एग्जीक्यूटिव। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसे हम बोलते हैं जुडिशरी, जिसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट और हमारे हाई कोर्ट आ जाते हैं, जो न्याय करते हैं कि जो कानून बनाया कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि लोगों के राइट्स को कर्टेल कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। अब ये जो तीन ऑर्गन्स है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन तीनों की जो पावर है वो बताता है कि हर एक के पास कितनी पावर है, तीनों की पावर के बारे में, 1 2 3 पावर। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये डिमार्केट करता है कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई मेरा जो मन करे मैं वो करूं। लेजिस्लेचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एग्जीक्यूटिव की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जुडिशरी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपस में इन लोगों का जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा वो भी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, आपस में भी और इनका विद या विज द पीपल, विद रिस्पेक्ट टू द पीपल, क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहेगा, ये कितना आपस में रेगुलेट करते हैं रिश्ता वो। अब इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल बोलती हूँ। जैसे टीचर ने क्लास में 3 मॉनिटर बना दिए, ठीक है। अब हर मॉनिटर अपने आप को सुप्रीम डिक्लेयर करने की कोशिश करेगा, अरे मैं सर हूँ, अरे मैं सुपर पावर रखता हूँ, अरे मैं सुपर पावर रखती हूँ। और हर बार जब लड़ाई होगी तो वो ये वापस टीचर के पास ही जाएंगे कि मैम आप बताओ मैं पावरफुल हूँ, ये पावरफुल है या कोई और पावरफुल है। तो ये जो झंझट है इसको खत्म कर दिया हमारे फोर फादर्स ने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा एक सिंपल काम करते हैं, तुम लोगों को बार बार टीचर या किसी इंडिविजुअल के पास जाने की जरूरत नहीं है, हो सकता है उन लोगों का व्यू क्या हो, बाइस्ड। तो इसीलिए आप सबकी बात सुनने के लिए मैंने पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है। आप चुपचाप कॉन्स्टिट्यूशन खोलिए, उसको समझिए, इंटरप्रेट कीजिए, आपको पता चल जाएगा सुप्रीम कौन है। वैसे तो कोई भी नहीं है, आपकी कितनी पावर है, आपका कितना दायरा है, आपका कितना दायरा है, और एक दूसरे के ऊपर आप लोग सुपर इम्पोज नहीं कर सकते इस चीज को। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हमें पता चल गया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन है, अब हम पढ़ेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको कैसे बनाया गया। क्योंकि जब इंडिया आजाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हुआ था, उस टाइम पे हमारे फोर फादर्स जो थे उनको पता था कि बाद में लॉ को लेके बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कोई भी ऐसे कानून नहीं लिखित रूप में दिए थे कि भाई ये इम्प्लीमेंट किए जाएं तो ये सही रहेगा, कुछ ऐसा नहीं था, आर्बिट्रेरी सिस्टम चल रहा था। तो अपनी आजादी के टाइम तक तो हम ये कह सकते हैं कि हम एक मोनार्कियल सिस्टम में जी रहे थे, जहां किंग क्वीन जो भी बोलते थे वो अपना हमें लागू करना पड़ता था। दूसरी चीज, जब इंडिया आजाद हुआ तो इंडिया में बहुत सारी नई स्टेट्स फॉर्मेशन में आई, जिनकी पहले से बाउंड्री जो थी वो फिक्स नहीं थी, उनके जो रूलर्स थे वो अलग थे, हर किसी स्टेट का अपने जो रूलर को लेके प्यार था वो अलग था। क्योंकि इंडिया को हमने एक नेशन के तरीके से डिक्लेयर करना था, तो ये जो छोटे छोटे सब पार्ट से जो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रहे थे अपने रूलर्स के तहत, जरूरी ये था कि इन सब को इकट्ठा किया जाए। तो जो मोनार्की है उसे खत्म करके हमें क्या लेकर आना था, रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ मुंह से तो बोला नहीं जा सकता कि भाई ये कानून है, ये सब कुछ है, इसको मान लो, क्योंकि वो मुंह से बोली हुई चीज तो बार बार चेंज हो जाती है। इसीलिए हमें जरूरत पड़ी कि भाई हम लोगों को एक बुक चाहिए जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। हम लोग उसी बुक के पास बार बार जाएंगे जब हमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जब मोनार्कियल सिस्टम था उसमें तो जो किंग थे वही सब काम कर रहे थे, एग्जीक्यूटिव का काम भी वही कर रहे थे, लेजिस्लेचर का काम भी वही कर रहे थे, और जुडिशरी भी वही इम्प्लीमेंट कर रहे थे। लेकिन हमने कहा नहीं, एक बंदे के हाथ में पावर नहीं देनी, हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए। चलिए, जितनी भी स्ट्रगल लगती है इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हम लगाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसके लिए क्योंकि मीटिंग्स करवानी पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, लोगों को इकट्ठा कराना पड़ा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जिस चीज या जिस मीटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये मीटिंग हुई थी 1935 की, उसको ये नाम दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब कोई भी लॉ बनने से पहले उसकी पेशकश की जाती है, उसको हम बोलते हैं बिल। तो ये जो बिल है जब पास हो जाता है, लोग इसको अग्री कर जाते हैं, उसके ऊपर साइन मार देते हैं, तो वो
लॉ का फॉर्म ले लेता है। अब ये जो एक्ट था 1935 का, इसको अक्सर बोला जाता है स्केलेटल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो बेसिक ढांचा है वो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही मिला है। अब एक्ट बनने से पहले, लॉ बनने से पहले, ये बेसिकली एक बिल था जो तैयार किया गया था एक रिपोर्ट के बेसिस पे, जो हम लोगों को दी थी लॉर्ड लिनलिथगो ने। और ये रिपोर्ट दी थी 1934 में। ये रिपोर्ट हम लोगों को मिली कि इंडिया को ऐसे 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 कर लो। इस रिपोर्ट के बेसिस पे हम लोगों ने एक बिल तैयार किया जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास होना था, एंड उसके बाद उसको रॉयल फरमान मिलने थे, मतलब उसके ऊपर साइन वगैरह होना था। अब ये जो बिल था इसको सब लोगों को दिया गया, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया दो हिस्सों में बटा हुआ था बेसिकली। एक थी इंडिया की फेडरेशन जिसे हम बोलते हैं ब्रिटिश प्रोविंसेस या ब्रिटिश स्टेट्स, और दूसरी थी प्रिंसली स्टेट्स जिसपे अभी भी राजा महाराजा जो थे रूल कर रहे थे। तो अब क्योंकि हम लोगों को सब लोगों की सहमति इस सिस्टम के लिए चाहिए थी, तो हमने बोला कि यार सबको तो पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, बेशक वो ब्रिटिश प्रोविंसेस हो जो ब्रिटिशर्स डायरेक्टली अपने कंट्रोल में लेके बैठे हैं, वो वाली स्टेट्स, या जो राजे महाराजों के अंडर है, उन सबको ये बिल जो है आप पेश करो। अब इसको काफी सारी स्टेट्स ने वॉलंटरली एक्सेप्ट कर लिया, और जो प्रिंसली स्टेट्स थी, क्योंकि वो महाराजा उसको रूल कर रहे थे, वो कहते हम क्यों माने भाई इसको, हम तो नहीं इंडिपेंडेंट, हम तो इंडिपेंडेंट जीना चाहते हैं, हम अपनी इंडिपेंडेंस क्यों छोड़े इस एक्ट के तहत आके इंडिया के नीचे जाएं, इंडिया के अंडर एक रूल बनाएं। तो ये सब चीजें हमें फेस करनी पड़ी उस स्ट्रगल में, इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अब हुआ क्या, इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर हम लोगों ने कुछ चेंजेस की। हमने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसके अंदर 321 तो हमने सेक्शंस डाले थे और 10 स्केड्यूल्स डाले थे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने स्केड्यूल्स थे और कितने सेक्शंस थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। दूसरा काम हम लोगों ने जो किया वो ये था कि हमने 3 लिस्ट निकाली। जैसे अभी हमारे पास लिस्ट है, एक है फेडरल लिस्ट जिसमें हमने काम स्प्लिट कर दिए कि ये जो काम है ये सेंटर करेगा, ये सेंटर के पास पावर है। उस टाइम पे 59 चीजें थी जो सेंटर को दी गई। दूसरी लिस्ट जो तैयार की गई वो थी प्रोविंशियल लिस्ट, यानी स्टेट्स के पास ये टॉपिक्स रहेंगे। 54 आइटम्स उन लोगों को दे दी कि ठीक है तुम स्टेट्स जो हैं इन टॉपिक्स पे लॉ बना सकते हैं, गवर्नेंस कर सकते हैं। और तीसरी जो लिस्ट बनी इसके अंदर वो थी हमारी कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट मतलब आप ये कह सकते हैं उस टाइम पे 36 आइटम्स थे जिसपे स्टेट्स भी लॉ बना सकते हैं और फेडरल गवर्नमेंट यानी कि सेंटर भी लॉ बना सकता है। इसके अलावा कुछ रेजिड्यूरी पावर्स थी, कुछ टॉपिक्स तो फिर भी रह जाते हैं ना, बेशक शादी हो आपके घर में, आप कितना भी स्प्लिट कर लो काम को, कुछ तो टॉपिक्स रह ही जाते हैं। तो उस टाइम पे इंडिया 1947 से लेकर आप कह सकते हैं 50 तक, जब तक हमने अपने आप को रिपब्लिक नहीं डिक्लेयर कर दिया, हमारे पास एक वाइस रॉय थे। मतलब जैसे अभी प्रेसिडेंट है, उस टाइम पे वाइस रॉय थे, तो वाइस रॉय के पास वो रेजिड्यूरी टॉपिक्स दे दिए कि भाई तुम अपने पास रख लो, तुम बना लेना उसके ऊपर कानून, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हम लोगों ने एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया था। मतलब कुछ हद तक हम लोगों ने प्रोविंसेस, स्टेट्स को फ्रीडम देनी शुरू कर दी थी। आप ये कह सकते हैं एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने की कोशिश की गई थी स्टेट्स के अंदर। हालांकि ये बोला गया था कि स्टेट में जो गवर्नर है वो अकेला इंडिपेंडेंट नहीं एक्ट कर सकता, उसके पास कुछ मिनिस्टर्स होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनकी एडवाइस पे ही वो काम करेगा। लेकिन ये जब इफेक्ट में आया ना, 1935 में कानून आया और 37 में ये इनटू इफेक्ट आया, मतलब ये वाली चीज इनटू इफेक्ट की फ्रीडम दे दी जाए, लेकिन बाद में इसे खत्म भी कर दिया गया था। 39 के अंदर इसको खत्म कर दिया गया था कि भाई ऐसी कोई फ्रीडम हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं देनी, किसी को भी नहीं देनी। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके अंदर इस्टेब्लिश किया गया था एक फेडरल कोर्ट, यानी सेंट्रल लेवल पे हम लोगों ने एक कोर्ट इस्टेब्लिश किया था। मतलब ये बोला था कि होगा, लेकिन इस्टेब्लिश हुआ 1937 के अंदर। और इसी एक्ट के तहत हम लोगों ने एक फेडरल बैंक, जिसे हम आज की डेट में आरबीआई बोलते हैं, वो भी इस्टेब्लिश करवाया था कि भाई ये तो बहुत ही जरूरी है हम लोगों के लिए, इसके बिना तो काम
होगा ही नहीं। तो ये कुछ चीजें हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी ये सब चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसमें से एक इलेक्शन जो हुई थी 1937 में। तो इलेक्शन हुई थी 1937 में प्रोविंशियल लेवल पे, यानी स्टेट्स के लेवल पे, या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर आप बोल सकते हैं। उसका जो गाइडेंस हम लोगों को मिला था वो भी इसी एक्ट के तहत मिला था। तो ये कुछ चीजें हैं, ये एक स्टेप था, हमारा पहला कदम था आप बोल सकते हैं टूवर्ड्स मेकिंग ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की जो चीज भी है लिखित में होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया इतने स्केड्यूल्स और इतने हमारे पास पार्ट्स में स्प्लिट करके ये डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था। तो ये कुछ बेबी स्टेप्स हम लोगों ने लिए थे कि भाई हमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट काम, इस एक्ट के तहत पहली बार इंडियंस को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि भाई हम अपनी कंट्री अपने लिखे लॉज से चलाएंगे, हमें कोई गाइड नहीं करेगा। तो ये 1935 का एक्ट था। मैं ये नहीं बोलूंगी ये लास्ट एक्ट था, क्योंकि इसके बाद एक और एक्ट आया था जिसे हम बोलते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ठीक है, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन में एटली, जिनके तहत ये एक्ट लाया गया था, और बाकी सब जो बचा कुचा काम था वो हम लोगों ने इस एक्ट के तहत कर लिया था। तो 1935 का एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि उसे बोला जाता है बेसिक स्केलेटल ढांचा जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो इसी एक्ट के तहत हम लोगों का बना था। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं बोलूंगी कुछ इंपॉर्टेंट, मैं बोलूंगी वेरी इंपॉर्टेंट मिशन जो इंडिया में आए थे। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट मिशन था क्रिस्प मिशन। क्रिस्प चीज होती है ना, उससे याद रखना। इस इंसान का नाम था सर स्टेफर्ड क्रिस्प, जिसको इंडिया इसलिए भेजा गया था कि भाई थोड़ा ब्रिटिशर्स की तुम हेल्प कर दो, हमारी लड़ाई चल रही है जर्मनी के साथ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। तो मतलब इंडियंस ने तो बगावत कर ही दी थी कि भाई निकलो यहाँ से। आप लोगों को पता होगा 1931 के आसपास गांधी जी ने दांडी मार्च भी डिक्लेयर कर दिया था। 1920s में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुई थी, तो हम तो बगावत पे उतरे हुए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1914 से लेके 18 तक तो हम लोग ने आपका सहयोग दे दिया, लेकिन अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो उनको मदद की जरूरत थी। ऐसे लड़ाई चल रही थी, एक साइड ब्रिटिशर्स थे और दूसरी साइड जर्मनी थी। उस टाइम पे हिटलर का भी दबका चल रहा था। तो ये था GIJ, जर्मनी इटली जापान एक साइड थे, बाकी लोग एक साइड। तो इंडिया को भेजा, इंडिया के पास ये मिशन भेजा गया कि भाई इंडिया को बोलो ब्रिटिशर्स की मदद करे, हमारी जर्मनी के खिलाफ लड़ाई चल रही है। पर डेफिनेटली इंडियंस बोलते तुम हमें क्या पावर दोगे हमारे हाथ में, हम लड़ाई में तुम्हारा सहयोग दे देते हैं लेकिन क्या तुम हमें कुछ दोगे। लेकिन ये मिशन जो है ये फेल हो गया था, क्योंकि इंडियन जो लीडर्स थे उन्होंने इनके जो भी प्रपोजल्स थे वो एक्सेप्ट नहीं किए थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो मिशन इसके बाद आया, क्योंकि ये मिशन तो हमारे पास आ गया था मार्च 1942 में, इसके बाद जो मिशन आया वो था कैबिनेट मिशन। अब चल रही है जी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और जब वो खत्म हो जाती है, क्योंकि इस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो जब वो खत्म हो जाती है गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है कि आप एक मीटिंग, मतलब गवर्नमेंट एज इन ब्रिटिशर्स ने बोला कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए एक बॉडी बुला लो। अब क्योंकि उस टाइम पे इंडियंस की कोई ऐसी बॉडी नहीं बनी थी, तो जब कैबिनेट मिशन आया तो सब लोग एक दूसरे की तरफ देखना शुरू हो गए। अब इस कैबिनेट मिशन के अंदर 3 ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर्स थे। इसका नाम कैबिनेट मिनिस्टर मिशन इसलिए डाला क्योंकि ब्रिटिशर्स के 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स आए थे इसके अंदर। वो बोले ठीक है, हम एक सोल्यूशन लेकर आए हैं तुम लोगों के लिए कि तुम चाहते हो कि इंडिया आजाद हो जाए, इंडिया की इंडिपेंडेंस को लेकर तुम्हारे इतने दिल में सवाल खड़े हुए, हम उसका सोल्यूशन लेकर आए हैं। अब इसने एक तो सोल्यूशन देना था, दूसरा इसने डिस्कस करना था कि भाई फ्रेमवर्क क्या होगा आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, कि वो कैसे बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसका फ्रेमवर्क हम तुम्हारी मदद करेंगे। और डिटेल में क्या प्रोसीजर होता है उसको ड्राफ्ट करने का, बेसिकली कैबिनेट मिशन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो डिसाइड करने आया। अब इंडिया में उस टाइम पे ऑलरेडी 2 हिस्से हो चुके थे ऑलमोस्ट, एक थी मुस्लिम लीग और एक तरफ थी कांग्रेस। तो हमारा जो मिशन था उसको आउटराइटली
मुस्लिम लीग ने बोल दिया कि भाई हम लोगों को एक सेपरेट स्टेट चाहिए। स्टेट का मतलब सेपरेट नेशन भी हो सकता है, जिसका नाम हम देंगे सेपरेट सोवरेन। सोवरेन मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट, जिसको हम नाम देंगे पाकिस्तान। आप बोलो कर सकते हो। और ये जो मिशन था ये तो मुस्लिम लीग ने बोला था, लेकिन ये जो मिशन था इसने कांग्रेस की डिमांड रिजेक्ट कर दी थी, क्योंकि कांग्रेस ये बोल रही थी कि तुम्हारा फेडरेशन है, मतलब सेंटर और स्टेट दो लेवल पे गवर्नमेंट डिवाइडेड है, तुमने सारा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल किया हुआ है स्टेट्स को कंट्रोल करने के लिए, इसको थोड़ा सा ढीला छोड़ो, मतलब ये चीज हटाओ। तो कैबिनेट मिशन ने कांग्रेस की डिमांड नहीं मानी, और मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं है। तो कैबिनेट बोला ये क्या सेपरेट स्टेट का क्या फंडा चल रहा है। तो उन्होंने मिशन ने रिजेक्ट ही कर दिया मुस्लिम लीग को कि भाई तुम भी अपने रास्ते चलो। भी कैबिनेट मिशन जब फेल होके वापस चला गया, इंडिया की इंडिपेंडेंस हो गई थी, तो इंडिया में हम लोगों ने अपनी मेहनत से एक असेंबली तैयार की थी, जिसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि हमें बाहर के लोगों के जो प्रपोजल्स थे वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। इंडिया ने बोला ये बॉडी है, इंडियंस की बॉडी है, और ये एक सॉवरेन बॉडी है, अपने आप में इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसी का कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, हम ये कह सकते हैं उसका कहीं ना कहीं कुछ क्रेडिट लोग देते हैं कैबिनेट मिशन को। अब इसमें से दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई ये कैबिनेट मिशन जो है ये कौन से ईयर में आया था। ये आया था फरवरी 1946 में, और ये भेजा गया था बाय द एटली गवर्नमेंट। उस टाइम पे ब्रिटेन में एटली गवर्नमेंट, एटली वाज द प्राइम मिनिस्टर, वहां के प्राइम मिनिस्टर ने ये मिशन भेजा था। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये कि इसमें तीन जो लोग थे वो कौन कौन थे। देखो, एक तो है मिस्टर पैथिक लॉरेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आप लोगों ने याद करना है। दूसरा स्टेफर्ड क्रिप्स, जी हाँ ये वही क्रिप्स हैं जिसका नाम हमने पहले क्रिप्स मिशन में पढ़ा है। और तीसरे जो इंसान है वो है एवी अलेक्जेंडर, जो यहाँ पर आए थे। तो बेसिकली ये था कि हम किस तरीके से ट्रांसफर करेंगे पावर को ब्रिटिशर्स के हाथ से इंडियन लीडरशिप के अंदर। लेकिन क्योंकि कुछ डिस्पोजिशन हो गई थी, एग्रीमेंट नहीं आ रहा था, और ये भी बोलने आए थे कि ठीक है एक तो पावर कैसे ट्रांसफर होगी, ठीक है, और दूसरा हम ये बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनानी है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। वो अलग बात है, डिस्प्यूट हो गया था कांग्रेस के साथ, मुस्लिम लीग के साथ। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए ये आए थे वो था कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो इस्टेब्लिश करनी है, सपोर्ट लेके सारी इंडिया की जो पार्टीज हैं उनकी सपोर्ट लेके ये हमने इस्टेब्लिश करना है। लेकिन हम ये आज की डेट में कहते हैं कि भाई जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी है, एट द एंड ऑफ द डे कैबिनेट मिशन ने उसमें रोल प्ले किया ही किया था। अब हम बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने क्या क्या याद करने हैं, फिर उसके बाद हम वर्किंग जो है या क्या उसके प्रोविजंस है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये आ गया जी हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, उसकी कॉम्पोजिशन कैसी थी। आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बता देती हूँ कि फ्रीडम स्ट्रगल में जिन लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया, बेशक वो जवाहरलाल नेहरू थे, विठल भाई पटेल थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सब ने पार्टिसिपेट किया इसको बनाने के लिए, एक्सेप्ट दो लोग। एक थे हमारे महात्मा गांधी जी, जिन्होंने इसमें अपनी हिस्सेदारी नहीं ली, और दूसरे थे जयप्रकाश नारायण। इन दो लोगों के ऊपर क्वेश्चन आता है, इन्होंने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को बनाने में, क्योंकि ये बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में ज्यादा लीगल काम था तो ज्यादा एडवोकेट्स इन्वॉल्व थे। अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी, ये बनी थी नवंबर 1946 के अंडर फॉर्मुलेटेड बाय, आप मुझे बताओ कौन सा मिशन आया था जिसके तहत ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। ये प्लीज मुझे जरूर बता देना कि कौन सा मिशन के तहत ये बनाया गया था। हालांकि ये जो आइडिया था उसने जो दिया था मिशन ने, वो मुस्लिम लीग ने भी, मतलब उसने भी मुस्लिम लीग के साथ या कांग्रेस के साथ कोई बैठ के सीधी बात नहीं हुई थी। अब बात करते हैं इस असेंबली की कितनी स्ट्रेंथ थी। देखिए उस टाइम पे टोटल लोग जो थे वो थे 389,
इसमें से 296 जो सीट्स थी वो दी गई थी ब्रिटिश इंडिया को, और मैंने आपको बताया 93 जो सीट्स थी वो दी गई थी प्रिंसली स्टेट्स, जहां पे राजे महाराजे रूल कर रहे थे। अब इसकी आगे सब डिविजन हो सकती है, जो मैं अभी बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि आई डोंट वांट कि आप लोग अभी इसी टाइम पे ये सब पढ़ के कंफ्यूज हो जाओ। तो जो इलेक्शंस हुई थी इसके लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शंस भी करवाई गई थी, और वो हुई थी जुलाई अगस्त के अंदर 1946 में। और इसके लिए जो असेंबली के लिए जो इलेक्शंस हुई थी, इसमें सबसे ज्यादा जो सीट्स जीती थी वो जीती थी कांग्रेस ने 208 सीट्स, और मुस्लिम लीग ने जीती थी 73 सीट्स। अब हुआ क्या कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो बोली कि हम तो इसमें हिस्सेदारी लेंगे ही नहीं, हम तो पहले से ही आजाद है, तुम कौन होते हो हमारे ऊपर लॉ इम्पोज करने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले। तो इसकी जो सीट्स थी प्रिंसली स्टेट्स की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, वो खाली जा रही थी, वहां पे कोई आया ही नहीं था बैठने के लिए। असेंबली के अंदर हर सेक्शन के लोग थे, बेशक वो हिंदूज हो, मुस्लिम्स हो, सिख हो, पारसी हो, एंग्लो इंडियंस यानी ब्रिटिशर्स तो चले गए थे, उसके बाद जो मतलब उनके अंश रह गए थे वो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। इंडियन क्रिश्चियंस हो गए, विमेन हो गए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वो लोग इसमें हिस्सा ले रहे थे। अब यहाँ पर मैं आपको बता चुकी हूँ, एक तो महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायणन, और एक और इंसान है M.A. जिन्ना, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, इलेक्शंस कब हुई, कितने मेंबर्स किसके पास थे। अब एक बार पढ़ लेते हैं वर्किंग, क्योंकि इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। वर्किंग की क्या थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? सबसे टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि भाई ये पहली मीटिंग कब हुई थी इस असेंबली की। देखिए, जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो हुई थी 9 दिसंबर 1946, और इस मीटिंग को बॉयकॉट कर दिया था मुस्लिम लीग ने, और ये बोला कि हमारे लिए एक सेपरेट स्टेट बनाई जाए जिसको हम पाकिस्तान नाम दें। अब इस मीटिंग को, फर्स्ट मीटिंग को अटेंड किया गया था, 211 मेंबर्स ने ही अटेंड किया था। और ऐसे हुआ था कि भाई ये मीटिंग में इतने सारे लोग आ गए, 211 लोग आ गए, अब कैसे चुने? अगर हम मुस्लिम लीग से किसी को चुन देते हैं, सॉरी मुस्लिम लीग तो आई नहीं थी, मतलब अगर हम सिख में से किसी को चुन देते हैं लीडर, तो हिंदूज ऑब्जेक्ट करेंगे। अगर एंग्लो इंडियंस को चुन देंगे, पारसीज या क्रिश्चियंस को प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब सब में कोई सहमति नहीं थी। तो हमने बोला एक काम करते हैं, इसमें स्मार्ट प्ले करते हैं, जो फ्रेंच सोसाइटी में होता है, अगर मीटिंग हो रही है ना, वो ये करते हैं कि जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर होता है मीटिंग का, वो उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि आप लीड कर लो। और उस टाइम पे जो सबसे एल्डेस्ट, या आप कह सकते हैं सबसे ओल्डेस्ट जो इंसान थे, वो थे डॉक्टर सचिंद्रनंद सिन्हा। तो सिन्हा जी जो थे वो फर्स्ट, आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट बने, लेकिन कुछ देर के लिए। ये जो प्रेसिडेंट बने ये टेम्पररी बने, परमानेंट नहीं बने। अब 9 दिसंबर को मीटिंग हुई, 11 दिसंबर को 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखना 2 दिन के लिए ये बने थे प्रेसिडेंट, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हमने प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया 11 दिसंबर 1946 को। और H.C. मुखर्जी, ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको डिक्लेयर कर दिया था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। लेकिन असेंबली के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट नाम एक और है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। जो एडवाइज कर रहे थे वो कौन थे? वो थे सर B.N. राव। तो आई होप आप लोगों को इतनी स्टोरी समझ में आ रही है। अब जाने से पहले मैं आप लोगों से सिर्फ 2 क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। पहला क्वेश्चन तो ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की इलेक्शंस होनी थी तो वो कब हुई थी, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने कितनी सीट्स जो थी वो उन लोगों ने जीती थी। बाय द वे, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए पूरा टाइम कितना लगा था? टोटल 11 सेशंस हुए थे, और ये टाइम लगा था, बुक्स में ये लिखा होता है 2 इयर्स लगे थे, जो एक्चुअली फैक्चुअली इनकरेक्ट है। ऑप्शन भी 2 इयर्स की आती है, लेकिन एक्चुअली जो टाइम लगा था वो था हमारे पास 2 इयर्स 11 मंथ्स 18 डेज। ये याद रखना, ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है। और इसको बनाने के लिए जो खर्चा आया था वो 64 लाख आया था खर्चा। ये टोटल एक्सपेंसेस हुए थे।
और काफ़ी सारे ऑलमोस्ट 60 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने पढ़ा हम लोगों को पढ़ना पड़ा ताकि हम बता सके कि हम इंडिया के लिए ये लागू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब ये था आपका पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको पूछा कि भाई इलेक्शंस कब हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने के लिए और कौन से मिशन के तहत इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था। और दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एग्जैक्ट टाइम कितना था इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो लिया कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए। कुछ लोगों के नाम भी आप बता सकते हो जो मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो अगर आपको बाकी सब समझ आ गया और क्लास अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।